हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा शौहर मोहल्ले का कंपाउंडर था और मोहल्ले की एक नाबीना औरत को रोज रात इंजेक्शन लगाने जाता और आते ही मुझे कहता कि बिना देर किए मेरे कपड़े धो दो। मैं बड़ा हैरान होती क्योंकि इसके कपड़ों पर मट्टी लगी होती और इसमें से अगरबत्ती की खुशबू आ रही होती, और जब भी मैं उससे पूछती तो वो टाल देता। अब की दफ़ा वो गया तो मैंने छुप कर पीछे चल दी और वो घर के अंदर दाखिल हो गया। इस घर के साथ वाले घर में मेरी सहेली रहती थी। मैं इसके साथ छत पर चढ़ गई और दीवार पार देखने लगी, और जैसे ही मैंने झांका मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर तो इस वक्त इंसानी। मेरा नाम फरहीन मुराद है। जिंदगी कभी कभी हमसे बहुत इम्तिहान लेती है, पर वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाया करता है, इसलिए हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। मेरे बाबा ने मामा के जाने के बाद दूसरी शादी नहीं की थी। सबने बहुत कहा, पर बाबा कहते मैं अपने बच्चों पर दूसरी माँ नहीं ला सकता, न जाने वो कैसे निकले। मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते अगर मेरी बेटी ना होती तो मेरे घर में रौनक भी नहीं होनी थी। बाबा भाई की शादी कर देना चाहते थे क्योंकि इनकी तबीयत खराब रहती थी। अक्सर बाबा दुनिया से चले जाने की बातें करते तो मैं रो देती। बाबा मुझे कहते तू मेरी बहादुर बेटी हो, जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं होती। जो इंसान इस दुनिया में आता है उसे अपने वक्त पर वापस जाना होता है। खुद को बहादुर बनाओ। ये रिश्ते हमेशा इंसान के साथ नहीं रहते, अकेले ही जीना पड़ता है। मुझे अपने बाबा के बगैर जीना बहुत मुश्किल लगता था। वो मेरे लिए मेरा सब कुछ थे, और ऐसी बातें जब वो करते तो मैं फूट फूट कर रो देती थी। भाई एक लड़की को पसंद करते थे, वो उन्हीं के साथ ऑफिस में काम करती थी, पर जब बाबा इन लोगों से मिले तो बाबा ने कहा मुझे वो लोग पसंद नहीं आए। दिल नहीं मानता मेरा वहाँ तुम्हारी शादी कर सकूं। जब रिश्ता करते हैं तो सिर्फ लड़के लड़की का रिश्ता नहीं होता, बल्कि दो खानदानों की भी आपस में रिश्तेदारी होती है। इसलिए बेहतर है इस लड़की को भूल जाओ। पर मेरे भाई पर मोहब्बत का भूत सवार था। भाई ने कहा अगर वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, वरना किसी से भी शादी नहीं करेंगे। और फिर बाबा ने मजबूर होकर भाई की शादी उसी लड़की से कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता भाई हम सब से दूर होते गए। अब भाई को हमारी जरा सी बात भी बुरी लगती। कुछ भी होता तो भाई कहते तुम लोगों को तो पहले दिन से मेरी बीवी कबूल नहीं थी, इसी वजह से मुझे इसके खिलाफ भड़काते रहते हो। जब एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो देखा बाबा सो रहे हैं। अब रोज का मामूल बन चुका था, बाबा सोए रहते और शाम को भी गनूद की तारी, जबकि मैंने पहले कभी इनको दिन में सोते नहीं देखा था। और भाभी कहती थक जाते हैं, सारा दिन तो बाहर दोस्तों के साथ होते हैं, कहते हैं घर अब दिल नहीं लगता, और वैसे भी तुम्हारे बाबा की अब उम्र हो गई है, अच्छा है बाहर दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजर जाता है। और मैं खामोश हो जाती। मेरी जिंदगी की बहुत अजीब कहानी है। कहीं साजिश ने मुझे बर्बाद करना चाहा और कहीं धोखा मिला। समझदार इंसान वो है जो अपने माजी से सबक हासिल करे। मेरे बाबा कहा करते थे अगर इंसान को जिंदगी की बेहतरीन कहानी देखनी है तो अपने माजी की कहानी देखनी शुरू कर दे, जिसे देखकर उसे अपनी की गलतियां भी दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। और ये भी याद रहेगा जिंदगी फकत खा पीकर सो जाने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी में अपना मकसद बनाकर जीने का नाम है। बिना किसी गर्ज के दूसरों के काम आने का नाम जिंदगी है। अब अक्सर बाबा की तबीयत खराब रहने लगी थी। पता नहीं लोग कैसे अपने दिल में नफरतें पालकर दूसरों की जिंदगी के साथ खेल जाते हैं। छोटी सी तो जिंदगी है, फिर इतनी नफरतें क्यों। इस दिन भाभी की बातें सुनकर मैं चुप हो गई थी कि अपनी जगह सही कह रही हैं। बाबा की अब उम्र हो चुकी है, चलो अच्छा है दोस्तों के साथ बाबा अपना वक्त गुजार लेते हैं। पर काश मैं भाभी की चाल समझ जाती। जिनको अपना समझा, मुझे लगा भाई की पसंद अच्छी है, बाबा को गलत फहमी हुई होगी, पर ऐसा नहीं था। बाबा ने जो कहा था वो वक्त आने पर सही साबित हुआ, और मैं नादान रही जो भाभी की मीठी जुबान के पीछे छुपी मकारी को समझ नहीं सकी। एक दिन भाभी बाबा से बहस कर रही थी। पता नहीं किस बात पर इतना ऊंचा भाभी बोल रही थी, और तभी भाई घर में दाखिल हुए। तब भाभी जानबूझकर नीचे जमीन पर गिर गई और रोने लगी। भाई ने बाबा को नहीं देखा और अपनी बीवी की जानिब भागे और बाबा से कहने लगे मैं जानता था आपको शुरू दिन से मेरी बीवी पसंद नहीं,
पहले आप इसे मेरी शादी नहीं करना चाहते थे, अब शादी हो गई तो मेरा घर नहीं बसने दे रहे। आखिर आप चाहते क्या हैं? भाई ने बाबा के आगे हाथ जोड़े। इनसे कहा, बस कर दें बाबा, अब मेरा घर बस लेने दें। ये इस घर की इज्जत है। क्यों औरतों की तरह रोज मेरी बीवी को बातें सुनाते हैं? और बाबा फक चेहरे के साथ भाई को देख रहे थे। मैंने भाई को कहा कि भाभी झूठ बोल रही हैं। ये खुद बाबा को धक्का दे रही थी और खुद गिरने का नाटक किया। पर भैया ने कहा, खबरदार, जो मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला, तुम छोटी हो छोटी बनकर हो। बड़ों के मामलात में दखल अंदाजी अच्छी बात नहीं होती। और भाई ने अपनी बीवी से कहा, तुम सच कहती थी, मेरे बाप और बहन ने तुम्हें कबूल नहीं किया, तुम्हें इस घर से निकालना चाहते हैं, पर अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम आज इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और भाभी कहने लगी, हम क्यों जाएं, ये झूठे लोग इस घर से निकलें। जितना इनका हक है उतना इस घर पर मेरा भी हक है। और अचानक बाबा की तबीयत खराब हो गई। इनको लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा मिकदार में नशा आवर अद्वियात दी जा रही थी, जिसकी वजह से इनको हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है। और तब किसी को भी इस बात पर ध्यान नहीं गया। सब अपनी परेशानी में घिरे हुए थे। मेरे पास मेरे बाबा के अलावा था ही क्या। इनकी तबीयत संभल नहीं रही थी। जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके अबू आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, मैं भागती हुई बाबा के पास गई और बाबा ने मुझसे कहा, हो सकता है अब मैं घर ना जा सकूं, पर तुम उसी घर में रहना। वो घर तुम्हारे नाम पर है, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। बस रोज़ अपने बाबा से मिलने मेरी कब्र पर आ जाया करना। और कभी अपनी भाभी की बातों का यकीन मत करना। वो मुझे खाना नहीं देती रही और जब देती वो बासी होता। रोज़ मुझे चाय देती, जिसे पीने के बाद मैं सोया ही रहता। एक दिन खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। तुम कॉलेज थी, सोचा सब अपनी बेटी को बताता हूँ, पर जब तुम आई मैं फिर से सो चुका था। और आज मैंने तुम्हारी भाभी को चाय पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं देख चुका था वो मेरी चाय में नींद की दवा मिला रही थी। वो अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हारे भाई को धोखा दे रही है। अभी बाबा बात कर रहे थे जब उनको हिचकी आने लगी। दरवाजे में खड़ा मेरा भाई सब कुछ सुन चुका था। बाबा मुझे छोड़ कर चले गए। माँ बाप के बगैर जिंदगी नहीं रहती। मैं अपने होश खो बैठी थी। भाई से कहा, आप कातिल हैं मेरे बाप के, आपने मारा है इन्हें और मैं कभी आपको और आपकी बीवी को माफ़ नहीं करूँगी। पर भाभी ने कहा कि बाप का सदमा ले गई है। कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है जो जिंदा इंसान को मौत के करीब तर कर दे। मेरे बाबा की क्या गलती थी जो भाभी ने ऐसा किया? हम तो बहुत प्यार करते थे उनसे, फिर इस प्यार के बदले इतनी नफरत क्यों? बाबा को दुनिया से चले जाने के बाद भाई ने अपनी बीवी से पूछा, क्या ये सच है जो कुछ फरहीन ने कहा? तो वो मुकर गई। भाई ने कहा, अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। भाभी की माँ भी वहीं खड़ी थी। ये बात सुनकर अचानक भाभी चक्कर खाकर गिर गई और जब डॉक्टर आया तो उसने बताया खुशखबरी है। भाई अचानक से सब कुछ भूल गए और अपनी बीवी की खिदमतों में लग चुके थे। भाभी अभी से बेड रेस्ट पर चली गई क्योंकि ऐसा डॉक्टर ने कहा था। और उनकी माँ रोज आती अपनी बेटी की खैरियत मालूम करने। और एक दिन भाई ने कहा कि फरहीन, एफएससी तालीम बहुत होती है, अब बस घर संभालो। तुम्हारी भाभी को डॉक्टर ने काम करने से मना किया है। और मैं भाई का मुंह देखती रह गई कि मैं कैसे अपनी पढ़ाई छोड़ सकती हूँ। अभी तो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। भाई ने कोई बात नहीं सुनी और मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया। मैं रोज़ अपने बाबा की कब्र पर जाती, उनसे बातें करती, उनको सब कुछ बताती। जो लोग अपने माँ बाप को अपनी बीवियों के कहने पर छोड़ देते हैं या कह देते हैं कि माँ बाप का कसूर है, तो ये गलत होता है। ये ज़रूरी नहीं होता हर बार माँ बाप का कसूर हो या हर बार बीवियाँ ही सच बोलती हों। कभी कभी कहानी उल्ट भी तो हो सकती है, जैसे मेरी ज़िंदगी में हुई। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी की आजमाइश ख़त्म हो चुकी है, पर अभी आजमाइश बाकी थी। अभी ज़िंदगी मुझसे मज़ीद इम्तिहान लेने वाली थी। हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है कि ज़िंदगी इन्हीं का इम्तिहान क्यों लेती है जो घर भर के लाडले होते हैं या जो बहुत कमज़ोर होते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, हर चीज़, हर रिश्ता, हर आसाइश और खुदा, फिर भी उन्हीं को नवाजता रहता है। और कुछ मेरे जैसे होते हैं जिन्हें अगर कभी कुछ मिलता भी है तो वो भी धोखा। वक्त गुजरने के साथ साथ भाभी की असलियत मज़ीद सामने आ रही थी। वो मुझे कुछ भी कह देती, पर बहुत दुख होता था जब वो भाई के साथ धोखा करती। एक दिन भाभी ने मुझे बाजार भेज दिया कुछ सामान लाने, तो मैं रास्ते से वापस आ गई क्योंकि जुमे का दिन था और मैं पैसे भी घर भुलाई। सोचा सुबह ले आऊँगी।
अभी तक काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी होंगी। और जैसे घर वापस पहुंची तो भाभी किसी लड़के से बात कर रही थी। वो इनके कमरे में मौजूद था। दोनों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी और जैसे मुझे देखा तो इनके चेहरे का रंग बदल गया। और इसी वक्त अचानक भाई दूसरे शहर से वापस घर आ गए। भाभी ने शोर मचा दिया कि मेरा इस लड़के के साथ चक्कर है और आपकी बहन आपके जाने के बाद ऐसे काम करती है। और मुझे कोई बात नहीं आ रही थी। मैं कहना चाहती थी ये सब झूठ है, पर मैं कांप रही थी। इतना बड़ा इल्ज़ाम। और भैया ने मुझे थप्पड़ मारा और कमरे में बंद कर दिया और इस लड़के को मारने लगे। और भैया ने कहा अभी के अभी मौलवी साहब को बुलाओ, मैं इन दोनों का निकाह कर दूंगा। भाभी ने कहा कि पहले छानबीन तो कर लें लड़के की। अभी बात इतनी नहीं बिगड़ी और इस लड़के को वहां से भगा दिया। मुझे बहुत तेज बुखार हो चुका था और इस बात को भी भाभी ने नया रंग दिया। मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा दी। मैं जिसने अपने बाबा के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की थी, मुझे गुनहगार बना दिया था। और फिर एक दिन मेरे भाई ने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी। मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ ख्वाब थे। मैं भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन भाई ने कहा कि इनकी फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं जो बढ़ती जा रही हैं, इसलिए तुम्हारी शादी कर दूं तो एक बोझ कम हो जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे इस बात पर रोना नहीं आया था कि मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर तय कर दी। बस जब भाई ने बोझ कहा तब रोना आया कि मैं एक बोझ थी। काश भाई मेरी बात का यकीन कर लेते। मैं इनकी बहन थी, ऐसी तो हरगिज़ नहीं थी। किसी भी रात चलते से इश्क लड़ाने लग जाती। बाबा तो कहा करते थे मैं उनके घर की रौनक हूँ, मेरी वजह से घर में सब खुश रहते हैं। और आज मैं बोझ हो गई थी। मेरी शादी हो गई। मेरा शौहर मोहल्ले में कंपाउंडर था। इसकी 2 बहनें थी। घर वाले सभी अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। पर अचानक से मेरा शौहर मुझसे नाराज रहने लगा। मेरे हर काम में नुक्स निकालता, मुझ पर गुस्सा करता। मेरी सास उसे समझाती तो कहता आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, इसके भाई ने इसको हमारे सर पर थोप दिया है। आपसे कहा था मैं शादी नहीं करना चाहता, पर आपने पता नहीं क्या देखकर मेरी शादी इस जैसी लड़की से कर दी, जिसको काम करने का सलीका तक नहीं, जिसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं। और मैं जो पहले डरी डरी रहती थी, अब मजीद खौफ दिल में जन्म ले चुका था। जब रुखसती की थी, भाई ने कहा था अपने ससुराल को अपना घर समझना, बेहतर होगा इस घर को बसा लेना, क्योंकि अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं बहुत रोई थी। काश एक बार मेरा भाई मेरा एतबार कर लेता, पर इनकी आंखों पर अपनी बीवी की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, जो इनको सच्चाई नजर नहीं आई। मैं ससुराल में जितना काम को अच्छा करने की कोशिश करती, सबके दिल जीतने की कोशिश करते, मेरे शौहर के बाद मेरी नंदे भी मेरे काम में जानबूझकर नुक्स निकाल देती। बात बात पर मुझे ताने मारते और मैं छुप छुप कर रोती। मेरा कोई भी नहीं था जिसके कंधे से सर लगाकर अपने दुख बांट सकती, जिससे कह सकती कि मुझे भी तकलीफ होती है। मेरा भी दिल सख्त रवैयों की वजह से टूट जाता है। जब से शादी हुई थी, शौहर के तंज खत्म नहीं होते थे। मेरा शौहर सबके साथ हंसकर बात करता था, लेकिन जैसे मुझे मुखातिब करता, इसके लहजे में दुरुस्ती आ जाती। मेरे ससुर ने कई बार उनको समझाने की कोशिश की, पर मेरा शौहर कहता अब्बा आप कुछ नहीं जानते, बेहतर है मुझसे इस मौजू पर बात ना किया करें। मैं बहुत कोशिश कर रही थी इस घर में एडजस्ट होने की। माँ बाप का घर छोड़ देना कौन सा आसान होता है। एक लड़की को काफ़ी वक्त लगता है दूसरे घर में जगह बनाने के लिए, एडजस्ट होने के लिए। पर पता नहीं क्यों मेरा शौहर ये बात नहीं समझता था। और मेरी नन मेरे शौहर के सामने मुझे कोई काम नहीं करने देती। कहती एक भाभी है मेरी, वो भी काम करे, अच्छा नहीं लगता। वैसे भी घर का काम ही कितना है जो आप ऐसे परेशान हो जाती हैं। आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, सारी उम्र घर ही तो संभालना है। और जैसे मेरा शौहर मंजर से गायब होता तो मेरी नंद मुझे मेरी औकात याद दिलाने लगती। मेरी जब से शादी हुई थी, मेरे मैके से भी कोई मुझसे मिलने नहीं आया था। कोई इतना कैसे बदल सकता है। मैं तो अपने भाई की लाडली बहन थी, पर शादी होते वो बदल गए। उनको वही सही लगता जो उनकी बीवी कहती, और पता नहीं कैसे उन्होंने मेरी इतनी जल्दी शादी कर दी, एक बार पूछा भी नहीं। जैसे मेरे शौहर का रवैया था, मुझे लगता वो किसी और को पसंद करते हैं, तभी मुझे कबूल नहीं करते। मैं रो रो कर दुआ करती, क्योंकि अब इस घर से जाना नहीं चाहती थी। मैं सबको अपना समझती थी, पर मेरे साथ हमेशा यही होता आया। जिसका जितना करती वही मुझे जलील कर देता। और फिर एक दिन सबके बदले रवैयों की हकीकत मेरे सामने आ गई।
जब एक रात मेरे शौहर के फ़ोन पर मेरी भाभी की कॉल आ रही थी। मेरा शौहर सो रहा था। मैंने डरते डरते जैसे फ़ोन कान को लगाया तो भाभी बोल रही थी, कहने लगी, शुक्र है तुमने फ़ोन उठा लिया। इस बदकिरदार लड़की को अभी तक घर से नहीं निकाला। मैं तो पिछले 6 माह से तुम्हें कह रही हूँ, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। शादी से पहले ही किसी के साथ मुंह काला कर चुकी है। इसके भाई ने जानबूझकर तुम पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। अभी वो कुछ और भी कह रही थी। अचानक मेरे शौहर ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। कहने लगे, किससे बात कर रही थी? और नंबर देखते ही मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे, आज के बाद मेरे मोबाइल को हाथ भी मत लगाना, वरना बहुत बुरा होगा। मैं इनको सब कुछ बताना चाहती थी, पर अल्फाज दम तोड़ चुके थे। बाबा सही कहा करते थे, इंसान के पास जितने भी रिश्ते हों, अगर किसी एक से सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। अगर नफ़रत मिले तो यही ज़िंदगी अजाब बन जाती है। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए बहादुर बनना सीखो। मुझे बाबा की शिद्दत से याद आ रही थी। मैं चीख चीख कर रो देना चाहती थी। अपनी सास से इजाज़त ली और बाबा की कब्र पर आ गई। मुझे अब हर रिश्ते से डर लगने लगा था। जो जहर मेरी ज़िंदगी में घोल दिया गया था, न जाने जहर से कब मेरी मौत होने वाली थी। इसलिए एक बार बाबा की कब्र पर आई थी और बाबा से कहा, आप मुझसे नाराज़ होंगे, मैं इतने दिनों बाद आपसे मिलने आई हूँ। लोग कहते हैं कब्रिस्तान में क्या रखा है, वो तो बस मिट्टी का ढेर होते हैं। अगर ऐसा है तो लोग क्यों इस मिट्टी के ढेर पर फातिहा पढ़ते हैं, क्यों इस मिट्टी के ढेर को सलाम करते हैं? हमें तो बचपन से सिखाया जाता है, जब कब्रिस्तान के पास से गुजरो सलाम कहो। मुर्दे जवाब देते हैं, इनके पास शोर न करो, वो बेचैन होते हैं। जब सब कुछ वो सुनते हैं तो मुझे क्यों रोका जाता है कि वहाँ क्या रखा है? मैं जानती हूँ मेरे बाबा सब कुछ सुनते हैं। मैं 7-8 साल की थी जब मामा की अचानक मौत हो गई, और तब से बाबा ने मुझे माँ बाप सब बनकर पाला। और आज अपने बाबा को बता रही थी, मेरा घर टूटने वाला है। भाभी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने तो अपना घर जो बाबा ने मेरे नाम किया था, भाई के नाम कर दिया था, क्योंकि उनकी यही शर्त थी, अगर इस घर में रहना चाहती हो, मुझसे रिश्ता रखना चाहती हो, तो घर मेरे नाम करो, वरना अपने भाई को भूल जाओ। ये रिश्ते ऐसे क्यों हो जाते हैं? माँ बाप के जाने के बाद सब बदल क्यों जाते हैं? हम तो वही बहन भाई होते हैं जो एक माँ की गोद से जन्म लेते हैं और कई साल उनके साथ गुजारते हैं। फिर एक नए शख्स के आने से सब कैसे बदल जाता है? अकल समझ सब कहाँ चली जाती है? उस दिन अपने बाप की कब्र पर बैठी बहुत कुछ उनसे पूछ रही थी, उनसे कह रही थी, मेरे पास अब सवाए मर जाने के कोई और हल नहीं रहा। मैं थक चुकी हूँ। मुझे अपने शौहर के साथ रहते रहते इससे मोहब्बत हो गई, पता नहीं कैसे। शायद इस निकाह के रिश्ते में ताकत ही इतनी होती है। हालांकि कभी एक बोल प्यार का नहीं बोला था मेरे शौहर ने। मैंने हर कोशिश की उनका दिल जीतने की, पर इनका तो कोई कसूर नहीं था। उनको तो कोई और पहले ही मेरी तरफ से बदगुमा कर चुका था। कई साल अपने दुख को, इस दर्द को दिल में लिए बैठी रही, कभी किसी को कह नहीं सकी। और एक वक्त आया, मुझे लगा अपनी कहानी लफ्ज़ों में बयान कर देनी चाहिए। हो सकता है कोई मेरी इस कहानी से सबक हासिल कर ले, हो सकता है कोई अपने हक के लिए लड़ना सीख ले, कोई लड़की मेरी तरह कमज़ोर न रहे। शाम होने वाली थी और मैं वहीं बैठी रही। मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ से अब कहाँ जाना है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। मेरा दिमाग काम करना छोड़ रहा था। मेरी शादी को कई माह हो चुके थे, पर इस दौरान किसी ने मुझसे प्यार का एक बोल नहीं बोला था। सब मेरे दुश्मन बन जाते, मुझे परवाह नहीं थी। पर काश मेरा शौहर मेरा साथ देता, मुझ पर यकीन करता। मेरा शौहर वहीं मेरे पीछे कब्रिस्तान आ गया था और मुझे कहने लगा, अगर अपने बाप से मेरी शिकायतें ख़त्म हो गई हों तो उठो, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। वो मेरा हाथ पकड़ता हुआ मुझे घर ले आया था। किसी ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। कुछ दिनों से घर में एक हलचल सी थी। मेरा शौहर मोहल्ले का कंपाउंडर था और मोहल्ले की एक नाबीना औरत को रोज़ रात इंजेक्शन लगाने चला जाता और आते ही मुझे कहता कि बिना देर किए मेरे कपड़े धो देना। मैं बड़ा हैरान होती, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बदला हुआ था और घर में भी कोई मुझसे कुछ नहीं कहता था। मेरी नंद की शादी की तैयारियां चल रही थी, शायद इस वजह से मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा था। पर अब अचानक से रोज़ मेरा शौहर नाबीना औरत को इंजेक्शन देने चला जाता और उसके कपड़ों पर मट्टी लगी होती। इसमें से अगरबत्ती की खुशबू आ रही होती
اور جب بھی میں اس سے پوچھتی تو وہ بات ٹال دیتا، کہتا ہر بات بتائی نہیں جاتی۔ پر وہ مجھے کچھ پریشان لگتا۔ اب کی دفعہ وہ گیا تو میں چھپ کر پیچھے چلی گئی، اور وہ جیسے اس گھر کے اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے گھر میں داخل ہو گئی، اور جیسے میں نے جھانکا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر اس مٹی سے بھری لڑکی کو سنبھال رہا تھا۔ وہ میرے شوہر کو خود سے الگ کر رہی تھی، پر میرا شوہر اس سے کہہ رہا تھا بانو مجھے پہچانو، ہوش کرو، پر وہ اسے دھکا دے رہی تھی۔ میرا شوہر رو رہا تھا، اور جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو نظریں جھکا گیا۔ میں نے کہا کیا ہے یہ سب؟ تو میرے شوہر نے کہا گھر چلو، گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ اس گھر میں اس پاگل لڑکی کے علاوہ 4 لوگ اور موجود تھے۔ میں نے کہا گھر نہیں، آپ یہی بتا دیں، آپ تو میرے بارے میں کچھ بھی جانے بغیر میرے کردار کی دھجیاں اڑاتے رہے، پھر اب خود یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ تب میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑتا ہوا مجھے گھر لے آیا۔ اس نے بتایا جب میری شادی تم سے ہوئی اپنے گھر والوں کو بولا تھا سب کچھ تمہیں پہلے بتا دیں، اور تمہاری بھابھی اور بھائی سب کچھ جانتے تھے، پر ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جس لڑکی کو تم دیکھ کر آئی ہو وہ میری بیوی بانو ہے، میری پہلی بیوی، جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، جس پر اپنی جان دیتا تھا۔ میں اور بانو ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ بہت حساس طبیعت کی تھی اور بہت معصوم اور بھولی بھی، اسی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میرے گھر والے اس شادی کے بہت خلاف تھے، وہ چاہتے تھے میں بس شادی نہ کروں، کیونکہ وہ ہمارے خاندان سے باہر کی تھی۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اور بانو کی ماں بھی چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں، پر میرے ماں باپ نہیں مان رہے تھے۔ اور پھر ایک دن بانو کے سوتیلے باپ نے بانو کو بہت مارا کہ وہ بوجھ ہے ان لوگوں پر، اس لیے بانو کو گھر سے نکال دیا، اور وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی۔ تب مجھے بھی اپنی محبت کا ثبوت دینا تھا، اگر تب گھر بتاتا تو کوئی بھی میرا ساتھ نہ دیتا، اس لیے میں نے بانو سے کورٹ میرج کر لی اور اسے گھر لے آیا۔ وہ بہت اچھی تھی، سب کا بہت خیال رکھتی، مجھے بہت محبت تھی اس سے۔ میں تو جان نچھاور کرتا تھا، پر قدرت ہمارا بہت امتحان لیتی ہے۔ بہت مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا تھا۔ میری بیوی امید سے تھی، میرے ماں باپ نے بھی اسے قبول کر لیا، اور وہ یہ بات خوشی خوشی اپنی ماں کو گھر بتانے گئی، کیونکہ ہمارا ایک ہی محلہ تھا۔ وہاں پر بانو کا سوتیلا باپ اس کی ماں کو مار رہا تھا، اور بانو اپنی ماں کو اس شخص سے آزاد کروانے لگی۔ ان دونوں کے جھگڑے میں بانو آ گئی، اور اس کے سوتیلے باپ نے بانو کو دھکا دے دیا، جس سے وہ سیڑھیوں سے گرتی ہوئی نیچے زمین پر گری۔ سر پر معمولی چوٹ لگی، پر جب ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا میرا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری پہلی اولاد تھی، پر میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے اپنی بیوی کی پرواہ تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا اسی کسی بڑے ہسپتال لے جائیں، کیونکہ اسے ہوش نہیں آ رہا، اگر ایسے رہا تو وہ کومے میں جا سکتی ہے۔ ہم اچانک سے پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ بانو کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اور جس دن ہم نے اسلام آباد جانا تھا اس دن بانو کو ہوش آیا تھا، اور تب پتہ چلا کہ بانو اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے، اب وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میں نے بہت علاج کروایا، جس جگہ بتایا وہاں گیا، پر وہ مجھے بھی نہیں پہچانتی۔ میں تو اس کا شوہر ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، پر وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے جب وہ آپے سے باہر ہوتی ہے، جب اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے انجیکشن دینا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ بہت کمزور ہو رہی ہے، اس کی بینائی بھی جا چکی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں رہا۔ میرا شوہر سب کچھ بتا کر رو رہا تھا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے کسی بہت اپنے کو یوں تکلیف میں تڑپتا دیکھنا، اور تب ہم کچھ بھی نہ کر پا رہے ہوں۔ میرا شوہر اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا تھا، اور مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی اور کہا آپ بانو کو یہاں لے آئیں، ہم سب مل کر اس کا خیال رکھیں گے۔ میرے شوہر نے کہا اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم یہ سب کہہ رہی ہو؟ میں نے سنا تھا ایک لڑکی کبھی یہ سب برداشت نہیں کرتی۔ میری ماں نے تو کہا تھا وہ تمہیں سب کچھ نہیں بتانا چاہتی، کیونکہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں مسکرا دی تھی۔ میں نے کہا اگر مجھے آپ سے محبت نہ ہوتی تو کب کی چلی جاتی، کیونکہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ایسا نہیں ہے، جو کچھ میں کر چکا ہوں اس پہ میں معافی مانگتا ہوں۔ بہت کوشش بھی کی تم سے معافی مانگ سکوں۔ جس دن تم اپنے بابا کی قبر پر گئی تھی اس دن تمہارا بھائی گھر آیا، اس نے ساری سچائی مجھے بتا دی ہے، اور تمہارے بھائی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کی ساری اصلیت تمہارے بھائی کو پتہ چل چکی تھی۔ وہ شرمندہ ہے کہ انہوں نے تمہارا یقین نہیں کیا، اس لیے تمہارا سامنا نہیں کر سکتے۔ اس دن تمہارے بھائی نے بتایا تھا مجھے تم کہاں پر ملو گی، اسی لیے میں وہاں پہنچ گیا تھا۔
मगर हिम्मत नहीं हुई कि तुमसे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि काबिल तो मैं नहीं हूं तुम्हारे। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। काश हम जिस तरह दूसरों को हर्ट करने में जल्दी करते हैं, उसी तरह माफ़ी मांगने में भी जल्दी कर लिया करें। मैंने सबको माफ़ कर दिया था, पर दिल में एक कसक थी अपने शौहर को लेकर, और एक दिन पता चला बानो इस दुनिया से चली गई। बहुत मुश्किलों से अपने शौहर को संभाला था मैंने। हमसे हमारा अपना बिछड़ जाए तो बहुत तकलीफ होती है। इस बात को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। वक्त गुजरता गया, सब कुछ ठीक हो गया। भाई ने दोबारा शादी कर ली, मुझसे मिलने आता रहता है, और मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता है। 4 साल लगे थे मेरी शादीशुदा जिंदगी को ठीक होने में। आज मैं अपने घर में खुश हूँ, अपने शौहर और बच्चों के साथ। हर चीज़ अपने वक्त पर सही होती है, इसलिए जल्दबाजी में अपने रिश्तों को ख़राब मत करें। अपने महरम रिश्तों पर एतबार करना सीखें।